Hi, welcome to the next session of macroeconomics. And in our previous session, we have started with a chapter called as national income. And in that, we completed the meaning, definition of national income, and we started with the basic components of national income. In that basic component, we have completed with the two components, that is gross डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन सा वर्ड को याद रखना है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स a country, okay? Gross domestic product means what? Gross domestic product means the aggregate of all final goods and services produced in one country for a particular year। एक ईयर में जब वो कंट्री के अंदर पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर उसके जब आप एक कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडिया में ही, अगर मैं इंडियन रेसिडेंस हूँ तो मुझे इंडिया का ही लेना है, नो। अगर मेरी ऐसी कोई इंडिया की एम्बेसी है जो यूएस में है, मेरी ऐसी कोई इंडिया की एम्बेसी है जो मस्कत में है, जो ओमान में है, तो मैं वहाँ का भी जो मेरा इनकम होगा और सर्विसेज होंगे, गुड्स होंगे, वो भी मैं मेरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करूँगी। पॉलिटिकल बाउंड्रीज प्लस जोग्राफिकल बाउंड्रीज प्लस countries embassies, goods and services are also considered under gross domestic product. Gross means aggregate. नेक्स्ट वन भी completed, that is gross national product. gross national product means यहाँ पे नेशन को याद रखना है। क्या याद रखना है? नेशन को याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ रेसिडेंस ऑफ वन कंट्री इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। अगर वो अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा है या आउटसाइड द कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, there is no limitations to the political boundaries. In this there are no limitations to the political boundaries. For example, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आकर अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या वो इंडिया का जीएनपी होगा क्या? यस होगा। क्यों? क्योंकि वो फॉरेनर का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर इंडिया में है तो इंडिया का जब हम नेशनल इनकम या जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त उसका इनकम हम कंसिडर करेंगे। क्लियर टू इट? नेक्स्ट वन इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? मैंने तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मीनिंग बताया। ग्रॉस मीन्स एग्रीगेट, नेशनल प्रोडक्ट मीन्स वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो हमारे कंट्री में हमने प्रोड्यूस की है, एंड अगर कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में आके प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कोई फॉरेनर आकर उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारे कंट्री में है और वो अपनी इनकम हमारे कंट्री में रह के अर्न कर रहा है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो इनकम अर्न थ्रू दैट फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनीज इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर जीएनपी। और जीएनपी एट मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है? जीएनपी एट मार्केट वैल्यू मतलब द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy by a resident or by a foreigner whose long term interest is to be in the same country। अगर वो प्रोडक्ट लेंगे हम, जैसे कि एक इंडियन ने प्रोड्यूस किए गुड्स एंड सर्विसेज प्लस एक फॉरेनर जिसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंडिया में है, हम क्या करेंगे? दोनों के गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करेंगे और उसको हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मार्केट प्राइस से। जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by an individual, produced by a residents of any country plus by a foreigner of any country, हमारे देश में जो दूसरे फॉरेनर्स आते हैं बट उसका इंटरेस्ट हमारे कंट्री में है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यहाँ पर ही है और उसका बिजनेस भी यहाँ पर है, तो उसके ज़रिए से जो इनकम मिलता है प्लस हमारे इंडियन कंपनीज के ज़रिए से जो हमारे इंडिया में है उसके ज़रिए से जो हमारे इनकम मिलता है वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। और उस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जब हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर टू इट? ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन आवर कंट्री बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री
plus by the residents of other country whose total interest, long term interest is into our country, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रोड्यूस करने का और उससे जो वो इनकम अर्न करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो इनकम आता है, जो टोटल आती है, उसको जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से लेस करेंगे, उसको जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से लेस करेंगे, इसमें डायरेक्ट टैक्सेस ही इंक्लूडेड होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होंगे। और ये क्या होगा, ये बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगता है, जब उसका आप एग्रीगेट लेते हो, वो प्रोडक्ट्स जो इंडिया में प्रोड्यूस किए बाय द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया प्लस बाय द फॉरेनर्स ऑफ इंडिया, फॉरेनर्स हु हैज अ लॉन्ग टर्म इन द सेम कंट्री इन इंडिया, तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगा है, वो कॉस्ट is called as cost gross national product at factor cost. Clear to it? Next one we have NNP. NNP का मतलब है net national product. नेट नेशनल, नेट वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो गुड्स, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो हमने, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे रेसिडेंट्स ने प्रोड्यूस की है, वो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो हमारे रेसिडेंट्स ने प्रोड्यूस की है, प्लस ऐसे फॉरेनर ने प्रोड्यूस किया है हमारे कंट्री में जिसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारे कंट्री में है, जब हम ये दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे और माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा विल बी द नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट जो जीएनपी है ना, जो जीएनपी आता है, जीएनपी को जब आप लेस डेप्रिसिएशन करोगे तो यू विल गेट एनएनपी। जीएनपी का आप जब लेस जीएनपी में जब आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो आपको मिलता है एनएनपी। एनएनपी इज नथिंग बट नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री बाय द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, बाय द रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री प्लस द फॉरेनर हुज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इज इनटू द सेम कंट्री। ये जब इनकी वैल्यू जब आप एडअप करते हो और उस वैल्यू से जब आप डेप्रिसिएशन लेस करते हो, डेपिन लेस करते हो, तो आपको एनएनपी मिलता है। क्लियर टू इट? नाउ द नेक्स्ट वन, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक रेसिडेंस ने प्रोड्यूस किया है प्लस द फॉरेनर जिसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर कंट्री में है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, एडअप करने के बाद जो वैल्यू आएगी और उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे और उस अमाउंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे मार्केट प्राइस से, दैट इज कॉल्ड एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल में फॉर्मूला में बताऊंगी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, और जब आप इनटू इसको मार्केट प्राइस करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज नथिंग बट जो आपका जीएनपी आता है, जीएनपी मार्केट प्राइस वाला नहीं, जो जीएनपी आता है, जीएनपी से जब आप डेपिन लेस करोगे तो डेपिन लेस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे मार्केट प्राइस से, जो आंसर आएगा दैट इज योर एनएनपी। बेसिकली याद रखो एनएनपी नेट नेशनल, ये कंसेप्ट याद है ना, ये वाला कंसेप्ट, तो आप इसको मोल्ड कर सकते हो। ये कंसेप्ट में क्या है कि फॉरेनर प्लस इंडियन, फॉर इंडियन प्लस फॉरेनर जिसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर कंट्री में है, वो दोनों मिलकर जो गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर उसी अमाउंट को आप मार्केट प्राइस से ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको मिलता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर वो जो ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है, उसमें आप उसको जब उसका कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट निकालते हो, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब इस
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आप डेप्रिसिएशन लेस करते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपने अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन लेस किया तो आपको मिलेगा एनएनपी। एनएनपी नेट, नेट मींस डिडक्शन। किसका डिडक्शन है? डेप्रिसिएशन का डिडक्शन है। और अभी इसी अमाउंट को, ये जो एनएनपी आता है डेप्रिसिएशन, जब इसको इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो हमें एनएनपी मिलता है। और एनएनपी से अगर हम नेट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। Next one is net national product at factor cost. My dear student, net national product at factor cost is also known as national income, and it is very important concept with respect to the study of your macroeconomics. इसी को हम national income बोलते हैं। national income क्या, NNP क्या है? NNP means वो income of the value of all final goods and services produced by the residents of the country plus by the foreigner whose long term interest is into the country, the total cost of production, उसका जो total cost of production है, वो जो income yield करने वाला है, that is called as NNP at factor cost. और ये NNP at factor cost is very important for calculation of national income, या फिर इसी को कभी कभी नहीं 100% national income considered किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को ही हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। पर्सनल इनकम मीन्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इनकम मतलब सपोज मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, अगर मैं अरहम कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मुझे अरहम कॉलेज से भी इनकम मिलता है। ओके, अगर मेरे घर पे मेरा एक ग्रोसरी शॉप है तो वो ग्रोसरी शॉप से भी मुझे इनकम मिलती है, ठीक है। देन ऑन सैटरडे संडे आई गो फॉर विजिटिंग लेक्चर्स। अगर मैं विजिटिंग लेक्चर्स के लिए जाती हूँ और मुझे उधर से भी इनकम मिलती है, मतलब मुझे इनकम कितने सोर्स से मिली? वन इंडिविजुअल इफ अर्निंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो इसका इनकम होगा दैट इनकम इज योर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मीन्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अर्निंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जब आपके इनकम बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। जैसे हमारा इनकम, एक इंडिविजुअल का इनकम जैसे हमारे सैलरी से आता है, हमने कहीं शेयर्स खरीदे तो शेयर से डिविडेंड मिलेंगे, हमने कहीं डिपॉजिट्स किया है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स, देन वी हैव डिविडेंड्स, देन अगर हमारा शॉप है तो हमारे शॉप के जरिए से जो हमें इनकम मिलेगी वो इनकम। जब हम ये सब इनकम एक इंडिविजुअल की सब जरिए से जो इनकम आती है, जब सब सोर्सेज से जो इनकम आती है उसको एड अप करोगे तो हमें मिलेगा पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम के बाद क्या है? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम इज नथिंग बट अ इनकम private income is nothing but an income of an individual. Income of an individual is a private income. Suppose if I am a teacher of Arham College and I am getting salary from Arham College, that is my private income. That is my private income. Private income means income जो एक individual earn करता है from one source, और multiple sources से जो earning होता है उसको बोलते हैं personal income. Then we have disposable income. डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? देखो, मेरे पास अगर सपोज सैलरी आती है 30,000, ठीक है, सपोज मेरी सैलरी है 30,000 और मैं उसमें से 12,000 स्पेंड करती हूँ एंड 18,000 आई सेव। 12,000 में स्पेंड करती हूँ और 13,000 में सेव करती हूँ। मेरी सैलरी कितनी है? 30,000। उसमें से मैं क्या करती हूँ? 12,000 स्पेंड करने के लिए रखती हूँ एंड 18 सेविंग्स के लिए रखती हूँ। दिस 12 जो 12,000 मैं स्पेंड करने के लिए रखी हूँ दैट इज कॉल्ड एज माई डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द इनकम विच एन इंडिविजुअल इज रेडी टू स्पेंड फॉर हिज कंजम्पशन और एनी अदर रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। इनकम में से जब आप आपकी वो एक्सपेंसेस निकालोगे जो आपको खर्चा करना है और आप रेडी हो उसको खर्चा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। एंड डिस्पोजेबल इनकम एवरी इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द इनकम, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल इनकम और डिपेंडिंग अपॉन द प्राइवेट इनकम। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत सारे सोर्सेज से इनकम अर्न करता है तो उसको पर्सनल इनकम बोलते हैं। अगर प्राइवेट एक सोर्सेज से अर्न कर रहा है तो उसको प्राइवेट इनकम बोलते हैं। ये दोनों इनकम के लेवल के ऊपर हमारा डिस्पोजेबल इनकम डिपेंड रहता है। डिस्पोजेबल इनकम इज बेसिकली एन इनकम
part of an income which an individual is ready to spend for his livelihood or for making expenditures. Next one we have here is per capita income. Per capita income means when the total income of all the individuals in an economy, मतलब पूरे एक दुनिया में जितने भी मतलब एक कंट्री में जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितना भी पॉपुलेशन है, उतने जो अर्निंग पॉपुलेशन है उनका जब हम अर्निंग लेंगे, टोटल इनकम लेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जब हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक ईयर में जब हम हमारे कोई इंडिविजुअल्स की और एग्रीगेट इंडिविजुअल्स की इनकम को लेंगे एक कंट्री के एक पर्टिकुलर पीरियड की, और उसको जब हम डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, बाय द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इन दैट कंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर हेड इनकम. ठीक है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड व्हेन द एग्रीगेट इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल अर्निंग इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इज एग्रीगेटेड, एंड इफ इट इज and when it is divided by the number of population prevailing in the country with the same year, the amount what you get is the per capita income. Next one we have is a corporate income. कॉर्पोरेट इनकम क्या होती है? इनकम अर्न बाय अ कॉर्पोरेट, जो कंपनीज इनकम अर्न करती है, जो कंपनीज इनकम जनरेट करती है इन एन इकोनॉमी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, से 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट इनकम. ये बेसिक कंसेप्ट यू नीड टू नो माय डियर स्टूडेंट्स. अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, एंड whatever I have explained you, and study whatever I have explained you, go through that, and while studying these notes please refer these books. ठीक है, that will be easy for you. Listen to my explanation and go through the points what they have said into your textbook. GDP means क्या है? Gross domestic product. Gross domestic product means aggregate value of all goods and services produced in one country, produced in the territories of one country. It is called as plus foreign embassy plus geographical territories. It is called as gross national product. Gross domestic product. Gross national product means the aggregate value of all goods and services produced in one country plus produced in one country by the produced in the country by the residents of India plus by the residents by the foreigner whose long term interest is into the country. In my last session I have given you an example of Shah Rukh Khan. If Shah Rukh Khan is an Indian and he has his restaurant in Dubai and he is earning income from that restaurant, it will not be considered under GDP but it will be considered under GNP. Next one we have gross national product at market price. When you multiply your GNP by your market price, that will be gross national product at market price. Gross national product at factor cost is nothing but the aggregate value of all goods and all finished goods and services produced in an economy by the residents of an economy plus by the foreigner whose long term interest is into the country. The total cost of that goods produced is known as factor cost. Next one we have net national product. Net national product means when you minus your GNP by depreciation. जब आप GNP को depreciation से less करते हो तो amount you get is NNP. When you multiply your NNP by market price, when you multiply your NNP by market price, you get NNP at market price, or when you take GNP minus depreciation, at that time you will be getting as NNP at market price. Then we have NNP at factor cost. NNP at factor cost is also considered as national income, and how it is calculated? It is nothing but the gross national product minus depreciation
and the value of all final goods and services, the total value, total cost of production, when you minus it with direct expenses, when you minus it with direct expenses or direct expenses, it is called as GNP and factor cost, and it is one of the most important aspect while studying macroeconomics. Next we have personal income. Personal income is the income earned from different sources. Income, when you aggregate the income earned from different sources by an individual, that is considered as personal income. Private income is nothing but an income of an individual. Disposable income is the income which an individual is ready to spend for his consumption or any other reason. Next we have per capita income. Per capita income is the total, when we divide our total income of a country for a particular period of time divided by the number of the population, the answer you get is the per capita income. And lastly is the corporate income. Corporate income is the income earned by all the corporates in an economy during one particular period. Clear to it? Okay. Thank you all. We'll see you in the next session. Thank you. Just take the note of this.